नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम्स जारी है। खटीमा में मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन, 3 दिवसीय मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। सीएम दामी ने मलखंभ का शुभारंभ किया है। चकरपुर स्टेडियम में बॉक्सिंग छात्रावास की घोषणा। 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। तो मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं और 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री धामी ने मलखंभ का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मलखंभ हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया। तो सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आगे एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की हैं मलखंभ के इस पर भी। और सामान्य पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंभ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं अनेक कार्यक्रमों में जाता हूँ। इस आयोजन के बाद निश्चित रूप से उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार हमारे राज्य का हो रहा है। जहाँ हम पहले 25वें स्थान पर होते थे, अब हम 7वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर आने का हमारा पूरा मतलब हम उसका स्थान। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि मेडल टैली किस तरह से रही है नेशनल गेम्स, 38वें नेशनल गेम्स की, जो कि उत्तराखंड में हो रहे। तो उत्तराखंड ने जीते हैं 77 मेडल। उत्तराखंड के पास कुल 17 गोल्ड हैं। देवभूमि ने 27 सिल्वर जीते हैं। उत्तराखंड के पास 33 ब्रॉन्ज मेडल भी आए हैं। मेडल टैली में उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। कुल 80 मेडल जीतकर पहले स्थान पर सर्विसेज के पास 45 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। मेडल टैली में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र ने कुल 129 मेडल जीते हैं, जिनमें 33 गोल्ड हैं, 48 सिल्वर हैं और 48 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो जीते हैं। तीसरे स्थान पर मेडल टैली में आता है कर्नाटक का नंबर। कर्नाटक स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक के पास 32 गोल्ड है, 15 सिल्वर मेडल है और 19 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। मेडल टैली में चौथे स्थान पर नंबर आता है हरियाणा का। तो कुल 93 मेडल जीतकर पहले स्थान पर हरियाणा के पास 24 गोल्ड है, 33 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये लगातार आपको मेडल टैली के विषय में भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस राज्य ने किस तरह से परफॉर्म जो है वो उत्तराखंड में किया है। उत्तराखंड के डिफेंस कॉलोनी में भूमि फर्जीवाड़ा, 8000 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि का गोलमाल। फर्जीवाड़े के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला दर्ज कर जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। देहरादून में डिफेंस कॉलोनी की द सैनिक सहकारी आवास समिति के भूखंडों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। समिति के मूल लेआउट प्लान में छेड़छाड़ कर 680 की जगह 726 प्लॉट्स तैयार कर दिए गए हैं। ओपन स्पेस, पार्क और अन्य सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित की गई है। भूमि भी प्लाटिंग कर बेची गई है। इस तरह सार्वजनिक उपयोग वाली 18,000 से ज्यादा वर्ग मीटर भूमि पर खेल कर दिया गया है। प्रकरण में समिति के सदस्य कर्नल रमेश प्रसाद सिंह की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी अधिकारी कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडेंट, स्क्वाड्रन लीडर और मेजर पद से रिटायर्ड है। आरोप है कि समिति के नियमों के उलट जाकर गैर सैन्य पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को भी प्लॉट बेचे गए हैं। यहाँ तक कि सर्कल रेट से भी कम दर पर ये प्लॉट बेचे गए हैं, जिससे मोटी धनराशि की उगाही की गई है। पुलिस ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें कि वादी जो हैं एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं। उनके द्वारा जो है 12 या 13 लोगों के विरुद्ध एक नामजद एफआईआर दी गई थी और उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो डिफेंस कॉलोनी में जो खुली भूमि है, उनको इन अभियुक्तों के द्वारा जो है उस भूमि को जो है फर्जी तरीके से धोखाधड़ी से कुछ कूट रचना कर या कुछ फर्जी कागजात तैयार कर उसको जो है विक्रय किया गया है। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें तफ्तीश जो है प्रारंभ कर दी गई है। इसमें भी जो हमारे जो दस्तावेज हैं और अभिलेख हैं वो वादी के द्वारा
हमारे द्वारा मांग की गई है, तो वादी के द्वारा जैसे उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो उसके उपरांत उनका भी परिचय। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, कितना बड़ा ये भूमि फर्जीवाड़ा है, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे अब तक क्या कुछ एक्शन इसमें लिया जा चुका है? मोनिका, राजधानी देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें जमीनों को लेकर के फर्जीवाड़ा है, जिसमें करीब 17 करीब जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी एक फर्म बनाकर वहाँ पे एक पदाधिकारी भी रहे और उस फर्म के माध्यम से जमीनों का फर्जीवाड़ा किया। इसके लिए राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ साथ एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने साफ किया कि ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जमीनों का फर्जीवाड़ा है। कई जो जमीनें हैं वो एक नहीं 3 से 4 लोगों को बेच दी गई है, जिसमें ये करीब 17 से 18 जो रिटायर्ड अधिकारी थे वो उसमें मौजूद थे। और चूंकि वहाँ पे एक कमेटी बनी, उस कमेटी में ये मेंबर भी थे और कई जगहों में पदाधिकारी भी रह चुके। इसी वजह से जो डिफेंस कॉलोनी है वहाँ पे फर्जीवाड़ा था। चूंकि डिफेंस कॉलोनी ऐसा एरिया है मुद्दा, जहाँ पे केवल सेना के जो अधिकारी है उनको ही वहाँ पे जो है घर मिलता है या जमीन मिलती है। तो इस तरीके के ये फर्जीवाड़े सामने और करीब 17 जो रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अनुज, जो जमीन अब तक हड़पी गई है या फिर यूं कहे कि जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या वो जमीन जो है वापस प्रशासन ने उसे एक्वायर कर लिया है? बिल्कुल, अभी इसमें फिलहाल जांच चल रही है। इसकी सिटी लोग जांच कर रहे हैं। अगर वो जमीनों में फर्जीवाड़ा पाया जा रहा है और एक जो कई लोगों को जिस तरीके से बेची गई वो सरकार में निहित करी जाएगी और जो इसके वारिसतन जो खतौनी में जो वारिसतन है उनको वो जमीन सौंपी जाएगी। क्योंकि कई लोगों को जमीन बेची गई है और पैसों का भी इसमें फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि पैसों के लेन देन को लेकर के भी और साथ साथ जमीनों के खेल को लेकर के भी कभी फिलहाल 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब बाकी पुलिस विवेचना कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि करीब कितनी जमीनों में फर्जीवाड़ा हुआ है और साथ साथ कितने पैसों का गबन किया गया। बिल्कुल अनुज, और इसमें चौंकाने वाली बात यह भी कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं जो कि लिप्त बताए जा रहे हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ फिलहाल लिया जा रहा है? बिल्कुल, फिलहाल पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको जेल भेज दिया गया मुकदमा के तहत। धारा 358, धारा 365, धारा 344, 120 बी धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ इन धाराओं के तहत उनको जेल भेजा गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस विवेचना कर रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे और भी लोग इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जमीनों की फर्जीवाड़ा, जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। वहीं हास्य कलाकार घन्ना भाई का निधन हो गया है। निधन से कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। इंदिरेश अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। गढ़वाली फिल्मों और म्यूजिक एल्बम से में उन्होंने अभिनय भी किया है। 2012 में पौड़ी से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जाहिर किया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक हास्य कलाकार घनानंद उर्फ घन्ना भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। देहरादून के इंदिरेश अस्पताल में 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ है। बता दें कि काफी समय से हास्य कलाकार घनानंद की तबीयत नासाज थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें देहरादून के इंदिरेश हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बीते 4 दिन से वेंटिलेटर पर थे। ऐसे में अब उनकी मौत की खबर से उत्तराखंड में शोक की लहर है। दिग्गज कलाकार घनानंद का जन्म 1953 में पौड़ी के गगोड़ गांव में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के कैंट बोर्ड लेंसडाउन से उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। साल 1970 में उन्होंने हास्य कलाकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। पहले वो रामलीलाओं में नाटक किया करते थे। से भी समाचार मिला, बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा, और मुझे बहुत प्रेरणा भी देते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे। मेरे लिए तो ये बहुत ही, इस समय मैं बहुत व्यथित हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। जिस प्रकार से अभी समाचार मिला, बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ।
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की घोषणा 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, सजेशंस मांगे। सुझावों को ध्यान में रखकर बजट जो है वो पेश किया जाएगा। उत्तराखंड का बजट सत्र आने वाले 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट के लिए लोगों से सजेशंस मांगे गए हैं। सुझावों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो सुझाव देंगे उनसे हम सुझाव ले रहे हैं, इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे। और वैसे भी हमारी तैयारी है और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूँकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे किस दिन मुझे वहाँ बजट रखना है। तो एक अच्छा बजट एक सभी प्रदेशवासियों के हित में और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड के बजट सत्र का। 18 फरवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण और 19 फरवरी को होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। उसके बाद 21 फरवरी को बजट पर जो है वो चर्चा की जाएगी। 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। राज्य में बजट सत्र काफी गहमा-गहमी भरा हो सकता है। बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। भू कानून समेत कई अहम मसलों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, सजेशंस मांगे हैं और इन सुझावों को ध्यान में रखकर बजट जो है वो तैयार किया जा रहा है और बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। 14 फरवरी को होगा राष्ट्रीय खेलों का समापन। गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शामिल होंगे। समारोह को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर डीएम नैनीताल एसएसपी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। 38वें नेशनल गेम्स का समापन हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 14 फरवरी को आयोजित होना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। नेशनल गेम्स के समापन समारोह को लेकर काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ये हाई लेवल मीटिंग में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम नैनीताल, एसएसपी और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। कमिश्नर ने समापन समारोह को लेकर सभी तैयारी पूरे करने के निर्देश दिए हैं। समापन समारोह में बिना पास कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा पार्किंग, वीआईपी मूवमेंट, आवाजाही को लेकर रूट प्लान तय करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि समापन समारोह को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, आप जानते हैं अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे और आपने भी एक मीटिंग सभी ऑफिसर्स के साथ की थी। तो उसी क्रम में आज जो हमारे उधम सिंह नगर के, नैनीताल के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबसे बैठक हुई है कि उस दिन जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए जो प्रबंध है, कहाँ से कौन आएगा, कहाँ पे वेलकम ग्रुप्स लगेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, स्टेज आइटम्स, इस पे डिटेल में चर्चा हुई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे दी गई हैं। और ये कहा उत्तरकाशी में पानी की किल्लत की खबर है। बड़कोट में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। बड़कोट समेत सरुखेत में गहराया है पानी का संकट। नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों से सुझाव लिया है। पानी की समस्या को दूर करने में जुटा है जल संस्थान विभाग। 2 महीने बाद खुलेंगे 4 धाम के कपाट भी। उत्तरकाशी में बहती है गंगा और यमुना, और गंगा यमुना बहने के बाद भी यहां पर पानी का संकट गहराया हुआ है। पेयजल की समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो भी वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने शहर की समस्याओं और उनके निराकरण की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरे दून बनाने के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे ज्यादा संख्या में लगाए जाएंगे। साथ ही ड्रेनेज की समस्या को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि 73 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर जलभराव की समस्या होती है। इसे
लेकर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में साइकिलिंग ट्रैक बनाना भी उनका उद्देश्य रहेगा। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता के बीच जाकर कैंप लगाए जाएंगे और क्षेत्रीय समस्याओं को सुना जाएगा। देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं, हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में हमने देहरादून में जो जो समस्याएं हमारे आगे आने वाले समय में और जो जो समस्याओं का निराकरण हमें करना है, तो उस हिसाब से एक तो जो निगम है ये जनता के द्वार जाएगा। हम जगह जगह जाएंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, जो क्षेत्रीय समस्या है उनको सुनेंगे और इसके अलावा जो दून है, दून को हरा भरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो पार्क हैं वो उनके अंदर अगर जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार, साथ ही वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी उसमें विकसित करना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र चमोली की ओर से अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विषय विशेषज्ञों ने जनपद के सभी विभागीय अधिकारियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने साइबर हमला होने पर उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों की भी जानकारी दी। अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में इंटरनेट दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। इंटरनेट से कार्यालयीय कार्यों के साथ बैंकिंग के काम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को इंटरनेट के खतरों और उससे बचाव की पूरी जानकारी के साथ इंटरनेट इस्तेमाल करना भी जरूरी हो गया है। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों को इंटरनेट के उपयोग और बचाव को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और जानकारी के उपयोग से साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने की बात कही। हल्द्वानी के काट गोदाम रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां युवक हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा हुआ था। उस दौरान ये हादसा पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक जैसे ही करंट की चपेट में आया, लाइन से तेज चिंगारियां निकल पड़ी। युवक के प्लेटफॉर्म पर गिरते ही जीआरपी कर्मचारियों ने तत्काल युवक को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक हाई पावर लाइन का करंट लगने से युवक का हाथ और सर बुरी तरह झुलस गया है। युवक की हालत गंभीर देख उसे हाई सेंटर भेजने की तैयारी चल रही है। युवक की पहचान रोहित सिंह निवासी पिथौरागढ़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक हल्द्वानी के ही एक कॉलेज में बी फार्मा का स्टूडेंट है। पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी युवक के परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर युवक क्यों ट्रेन की छत पर चढ़ा था। मंगलौर में यूसीसी कानून का विरोध, यूसीसी के खिलाफ यूकेडी का प्रदर्शन। कानून के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। यूकेडी के नेताओं ने लगाया है आरोप, यूसीसी के कुछ प्रावधान संस्कृति के खिलाफ, लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ यूकेडी। देखिए, मंगलौर में समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने रैली मंगलौर नारसन बॉर्डर से पैदल यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि यूसीसी के कुछ प्रावधान देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 साल के निवास के आधार पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था से मूल निवासियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि समान नागरिकता संहिता के तहत
लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के साथ अब संस्कारों पर प्रहार कर रही है। इसीलिए यूसीसी के भाग 3 सहवासी संबंध वाले अध्याय को हटाया जाना चाहिए। के द्वारा ये पदयात्रा का जो मकसद है हमारा, हम गुरुकुल नारसम से मलारी तक है, हमारा सुदूरवर्ती जो जोशीमठ के आगे पड़ता है। हमारी इस पदयात्रा का मकसद है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर जो काला कानून यूसीसी थोपने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी देहरादून आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। तो उस समय जहाँ एक और जनता जो है उनसे बड़ी बड़ी आशाएं कर रही थी, मूल निवास और भू कानून लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यूसीसी जैसा कानून लगाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड को अपनी प्रयोगशाला का राज्य बना दिया है। यूसीसी में जो हमारा क्लॉज है, पहला क्लॉज की बात करें तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप का है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और धामी जी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू विवाह में जो 16 संस्कार होते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार की संस्कृति से कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, हमारी संस्कृति है, ये प्रभावित होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।